हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज मैं आप सभी को बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का जो एक पेपर है लोक प्रशासन, उसका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराने वाला हूं। हालांकि आपको पता होगा कि ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेक्चर सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी मैंने चैप्टर वाइज जो है वह आप सभी को करा चुका हूँ। जो संगठन का सिद्धांत है उस चैप्टर तक मैं आप सभी को एमसीक्यू करा चुका हूँ, जो कि आपके पिछले वर्ष जितने भी पूछे गए हैं या फिर जितने भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट पूरी तरह वॉच कर लेंगे तो आपको कहीं से भी कोई भी तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ से मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, या फिर आप हमारे सीधे प्लेलिस्ट में जाके बीए थर्ड ईयर का जो पॉलिटिकल साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे उसमें जो चैप्टर है यह है प्रशासन पर नियंत्रण, मुख्य कार्यपालिका, सूत्र, स्टाफ तथा सहायक अभिकरण और विभाग। इन सभी जो चैप्टर है इन पे हम यानी टॉपिक जो है इस पे हम बात करेंगे। यानी इससे रिलेटेड जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव या फिर एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और अंतिम वीडियो आएगा जिसमें आपके जितने भी चैप्टर हैं सारे समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आपको कहीं से भी कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये वीडियो देख लेना है, आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद जितने भी आपके पेपर बचते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो या फिर और भी जितने पेपर हैं, सभी के मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा, चाहे वो एमसीक्यू हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर आपको लॉन्ग टाइप जो आंसर है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर आता हो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि नीचे कमेंट में उस आंसर को जरूर लिखें। अगर नहीं भी आता हो तो जैसे ही मैं बताऊं क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से देखें और फिर उसका आंसर जो है नीचे कमेंट में करें। इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा और आपको ज़्यादा भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। पहला प्रश्न है कि प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आपके ऑप्शन है बजट पर विवाद, धन्यवाद प्रस्ताव, या फिर स्पीकर का चुनाव, या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बजट पर विवाद। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन है, क्योंकि यह एक अवसर है, जबकि ऑप्शन है आपके प्रशासन से संबंधित मामले नहीं उठाए जा सकते हैं। सदस्य प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना कर सकते हैं, या फिर सी नंबर है सदस्य प्रशासन से संबंधित मामलों पर नहीं बोल सकते हैं, या फिर डी आपका जो ऑप्शन है सदस्य प्रशासन का नाम तक नहीं ले सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सदस्य प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है। ऑप्शन ए हड़ताल, बी है नीति निर्धारण, ती है बजट, जो तीसरा है बजट पर चर्चा, चौथा है प्रश्नकाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़ताल। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायिका के नियंत्रण का साधन नहीं है। प्रश्न, प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, या फिर सदन भंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सदन भंग। पांचवा प्रश्न है प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का साधन है क्रमिक प्रशासन, नीति निर्माण शक्ति, प्रशासनिक निरीक्षण, या फिर उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कार्यपालिका द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का साधन है नियुक्ति, धन्यवाद प्रस्ताव, प्रश्नकाल, या फिर उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई। सन 1985 में, या फिर सन 1987 में, या फिर सन 1986 में, या फिर सन 1988 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1985 में। आठवां प्रश्न है भारत में प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का साधन है न्यायिक पुनरीक्षण,
बजट, राष्ट्रपति का अभिभाषण या फिर प्रश्नकाल। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण। 9वां नंबर है, किस लेख द्वारा यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है। आपके ऑप्शंस हैं बंदी प्रतिरक्षणकरण, परमादेश, उत्प्रेषण या फिर अधिकार परीक्षा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। 10वां प्रश्न है, भारत में प्रशासन है उस पर न्यायिक नियंत्रण का साधन नहीं है, किसको नहीं है? उत्प्रेषण, बजट, परमादेश या फिर अधिकार परीक्षा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बजट। 11वां प्रश्न है, राज्य के प्रशासनिक तंत्र का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने वाला निकाय है नौकरशाही, मुख्य कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर व्यवस्थापिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य कार्यपालिका। 12वां प्रश्न है कि राज्य में प्रशासन के शीर्ष पर जो अभिकरण होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्य कार्यपालिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य कार्यपालिका। 13वां प्रश्न है, मुख्य कार्यपालिका का राजनीतिक कार्य है बजट का क्रियान्वयन, नियोजन, प्रशासनिक पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति या फिर जनमत का निर्माण करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जनमत का निर्माण करना। 14वां प्रश्न है, मुख्य कार्यपालिका का औपचारिक तथा वास्तविक रूप पाया जाता है भारत में, ग्रेट ब्रिटेन में, जापान में या फिर उपयुक्त सभी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। 15वां प्रश्न है, किस शासन पद्धति में कार्यपालिका दो भागों में बटी होती है? संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, इनमें से कोई नहीं या फिर एकात्मक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संसदात्मक। 16वां प्रश्न है, संसदीय शासन की एक प्रमुख विशेषता है, क्या होती है संसदीय शासन की एक प्रमुख विशेषता? एकल कार्यपालिका होती है, इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है या फिर बहुमत की तानाशाही या फिर निश्चित कार्यकाल होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोहरी कार्यपालिका होती है। 17वां प्रश्न है कि संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण है अक्षम व्यक्तियों का शासन, दलीय एकाधिकार, मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी होना या फिर डी नंबर बहुमत की तानाशाही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी होना। 18वां प्रश्न है, संसदात्मक कार्यपालिका का प्रमुख गुण है स्थायित्व, मंत्रियों की विशेषज्ञता, निर्वाचित राष्ट्रपति या फिर उत्तरदायित्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरदायित्व। चलिए 19वां प्रश्न देख लीजिए, इसमें है कि किस देश में संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है? ब्राजील में, भारत में, दक्षिण अमेरिका में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में ये पाई जाती है। 20वां प्रश्न है कि भारत में कौन सी सरकार है? एकात्मक सरकार है या फिर संसदात्मक, अध्यक्षात्मक या फिर कुलीनतंत्रात्मक जो सरकार है वो है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संसदात्मक सरकार है। 21वां प्रश्न है कि किस देश में कार्यपालिका और विधायिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है? ब्राजील में, स्विट्जरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर भारत में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये भारत में पाया जाता है। 22वां प्रश्न है कि किस शासन में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है? संसदीय, एकात्मक, अध्यक्षात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अध्यक्षात्मक। 23वां प्रश्न है, अध्यक्षात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है? और इसमें आप देखेंगे कि अथवा में भी आपसे पूछा गया है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किस देश से संबंधित है, यानी कि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो दिया गया है कि भारत, ग्रेट ब्रिटेन या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर चीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। ठीक है,
चलिए 24वां प्रश्न देख लीजिए। यह है कि बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है फ्रांस, अमेरिका, भारत या फिर स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। 25वां प्रश्न है सूत्र एवं स्टाफ जो दो अभिकरण हैं, अगर आपने अभिकरण पढ़ा है जिसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो लेक्चर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो शब्दों का कहाँ से ग्रहण किया गया है, यानी कि सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण जो शब्द है इसका ग्रहण यानी कि इसको कहाँ से बनाया गया है। इसका जो ऑप्शन दिया गया है पुलिस प्रशासन से, व्यावसायिक प्रशासन से, लोक प्रशासन से या फिर सैनिक प्रशासन से। अगर आपने एक बार भी लोक प्रशासन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसका जो है सैनिक प्रशासन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26वां प्रश्न है सूत्र अभिकरण का उदाहरण है निगम, स्वतंत्र नियामकीय आयोग या फिर विभाग या फिर उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। 27वां प्रश्न है सूत्र अभिकरण का उदाहरण है कौन सा है, विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, ब्यूरो ऑफ द बजट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विभाग। 28वां प्रश्न है सूत्र अभिकरण का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा सूत्र अभिकरण का उदाहरण नहीं है, विभाग, लोक निगम, प्रधानमंत्री कार्यालय, स्वतंत्र नियामकीय आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री कार्यालय। 29वां प्रश्न है स्टाफ सेवाएं वे खच्चर हैं जो युद्ध लड़ने वाले खच्चरों के लिए सामग्री ढोते हैं। स्टाफ सेवा के बारे में यह कहावत कहाँ प्रचलित है, फ्रांस में, अमेरिका में, इंग्लैंड में या फिर भारत में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड में। 30वां प्रश्न है स्टाफ से तात्पर्य है अधिक आंखें, अधिक कान, अधिक हाथ या फिर यह कथन किसका है। तो आपको बताना है कि जो स्टाफ शब्द है उसका मतलब क्या है कि अधिक आंखें, अधिक कान और अधिक हाथ। ये जो कथन है जिसने कहा है यह कथन किसका है, बिलोबी का, डिमोक का, मुने का या फिर एल डी वाइट का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुने ने ऐसा कहा था। 31वां प्रश्न है स्टाफ का प्रमुख कार्य क्या होता है, योजना बनाना होता है, आदेश जारी करना होता है, योजना को क्रियान्वित करना होता है या फिर निर्णय लेना होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टाफ का जो मुख्य कार्य होता है योजना बनाना होता है। 32वां प्रश्न है नीति आयोग किसका उदाहरण है, सूत्र का, स्टाफ का, निगम का या फिर ब्यूरो का। तो नीति आयोग जो है यह स्टाफ का उदाहरण है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग जो है उसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, नीचे आप मुझे कमेंट करके बताइए। 33वां जो प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग उदाहरण है सामान्य स्टाफ का, तकनीकी स्टाफ का, सहायक स्टाफ का या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहायक स्टाफ का। चलिए 34वां प्रश्न है भारत में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा या फिर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा की जाती है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं की जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 35वां प्रश्न देखेंगे कि स्टाफ और सूत्र के संबंध के बारे में नूतन प्रवृत्ति क्या है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, स्टाफ को सूत्र के समकक्ष माना जाने लगा है या फिर दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या फिर दोनों की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टाफ को सूत्र के समकक्ष माने जाने लगा है। 36वां प्रश्न है विभाग के बारे में क्या सही है, विधि निर्माण करने वाली इकाई है विभाग या फिर स्टाफ इकाई है, प्रशासनिक संरचना की मौलिक इकाई है या फिर परामर्शीय इकाई है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रशासनिक संरचना की मौलिक इकाई है विभाग। 37वां प्रश्न है भारत में विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष कौन होता है, मंत्री, सचिव, निदेशक या फिर संयुक्त सचिव। इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि राजनीतिक अध्यक्ष पूछा है तो मंत्री हो जाएगा, ठीक है। 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में कोई विभाग नहीं है, कपड़ा मंत्रालय में, खान मतलब खदान या कोयला वगैरह जो खदान होता है उसका जो मंत्रालय होता है उसमें होगा, या फिर विदेश मंत्रालय या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में।
39वां प्रश्न है कि भारत में गृह विभाग का गठन किया गया था सन 1843 में, 1935 में, 1947 में, 1950 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1843 में। अंतिम प्रश्न है 40वां प्रश्न कि भारत में विभाग को संगठित, पुनर्गठित या समाप्त करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, राज्यसभा के पास, कार्यपालिका के पास या फिर लोकसभा के पास? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका के पास। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसमें क्या चेंजेस मैं ला सकता हूँ और इसमें क्या बदल सकता हूँ ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और देखते रहिए इस तरह के वीडियो के लिए। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।